आज के आपके करंट अफेयर 16 फेब 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है इंडियाज एक्सपोर्ट एंड ट्रेड डेफिसिट। सो बेसिकली लेटेस्ट फिगर्स आई हैं आपकी जनवरी की कि इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया है सामान और कितना एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, ये चीज क्यों मैटर करती है? क्योंकि देखो आपकी जो कंट्री है, अगर आपने देखो कोई भी चीज फॉरेन में ट्रेड करनी है, कोई भी चीज फॉरेन में बाय करनी है, एज अ कंट्री पे अगर आपको बाय करनी है, हर चीज आपको जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड करेंसीज है ना उनमें लेनी पड़ती है। जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ठीक है, चाइना का युआन हो गया, जो सबसे पॉपुलर करेंसीज है इनके अंदर ही ट्रेड होता है। तो डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, अमेरिकन डॉलर, जो ट्रेड के लिए यूज होता है। हर देश की जो कमाई है वो इसी चीज से होगी कि हम अल्टीमेटली एक्सपोर्ट कितना करते हैं। और आपने कोई भी बाहर से सामान खरीदना है उसके लिए भी आपको डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से आपका चेक किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बकाया क्या है पेमेंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। इसका मतलब होता है कितना सामान हमने एक्सपोर्ट किया है माइनस हमने कितना सामान इंपोर्ट किया है। अगर तो हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया होगा, ज्यादा डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया होगा, तो हमें फायदा होगा एज अ कंट्री, पूरे इंडिया को हमें बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस प्रॉफिट को हम कहेंगे कि हमारे पास सरप्लस आ गया, हमारे पास सरप्लस में पैसा। वहीं पे अगर हमारे देश ने सामान ज्यादा मंगवाया है बाहर से, जितना हमने बाहर भेजा है, तो घाटा होगा, जिसे हम कहते हैं डेफिसिट। ठीक है, लेट्स सपोज 100 बिलियन डॉलर लगा लो, 100 बिलियन डॉलर का सामान हमने एक्सपोर्ट किया, पर 120 बिलियन का हमने बाहर से मंगाया, -20 आया ना आंसर। तो यानी कि हमें अपनी तरफ से जो हमारे इंडिया के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, उन रिजर्व में से हमें 20 बिलियन अलग से पे करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं से ये पैसे चुकाने पड़ेंगे, जितना तुम्हें सामान मंगाना है, क्योंकि पैसे तो देने ही पड़ते हैं। जैसे तुम कोई सामान खरीदते हो, तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं, वैसे ही हर देश को भी अपने ये पैसे सेटल करने ही पड़ते हैं। अगर कोई देश ये पैसे सेटल नहीं करेगा, उस देश को मान लिया जाता है कि वो देश बैंक करप्ट हो चुका है। और बैंक करप्ट देश की जो करेंसी होती है और जो इकोनॉमी होती है ना, उसे फेल्ड इकोनॉमी मान लिया जाता है कि ये बस देश की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। ठीक है, फेल्ड इकोनॉमी है। तो इस कारण हर देश को इसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ता है कि वो कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट यहाँ पे? ठीक है, ठीक है। अब फिगर्स को स्टडी करते हैं। देखो, इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी हर साल लगातार ग्रो कर रहे हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट जनवरी के अंदर 34.5 बिलियन थे, जो 25% ज्यादा है पिछले साल से। पिछले साल जनवरी में जो एक्सपोर्ट थे उससे 25% ज्यादा ग्रो कर गया, तो एक अच्छी ग्रोथ मानी जा रही है। ठीक, और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, देखो हम, हमारा जो इंडिया की प्रॉब्लम है ना, इंडिया हमेशा घाटे में रहता है ट्रेड में। हम इतना सामान बाहर नहीं बेचते जितना सामान हम मंगवाते हैं, तो अल्टीमेटली हम घाटे में ही रहते हैं। हर टाइम इंडिया घाटे में ही रहता है। रेयरली कोई एक आधा साल के अंदर महीना होता है, 2 महीने होते हैं जब हम सरप्लस में जाते हैं, वो भी ज्यादा कोई बड़ा सरप्लस नहीं होता। ठीक है, पर बाकी सारा साल हम घाटे में ही रहते हैं। तो ओवरऑल अगर पूरे एक साल का खाता लगाऊं तो हम घाटे में ही रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? अब इसके बाद अगली चीज जो है, ये जो घाटा है ये भी थोड़ा सा कम हुआ है, 5 मंथ लो पे आया है 17.4 बिलियन। यानी कि जनवरी के अंदर भी हमें 17.4 बिलियन देने हैं अभी। ये चाहे इतने का हमने अभी एक्सपोर्ट टच किया, इसके बाद भी हमें 17.4 बिलियन देने पड़ते हैं। तो बहुत ज्यादा पैसा है जो हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, ये जो वैसे भी जो थोड़ा सा हमारा घाटा कम हुआ है, वो एक स्पेसिफिक कारण हुआ है, क्योंकि लोगों ने ना गोल्ड जनवरी में कम खरीदा है। ओमिक्रॉन आ गया था, फिर से इंडिया के अंदर शादियां, हर चीज कम हो गई थी, तो कहीं ना कहीं गोल्ड की मार्केट पे साथ के साथ असर पड़ता। तो वही चीज का यहाँ पे भी दिखता है कि आपका गोल्ड कम हो गया। ठीक है, और ये सारी चीजें मतलब वैसे ही बनी। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? तो ये चीज, अब इसके बाद जो अगली चीज है
वो है कि ये ट्रेड डेफिसिट, जैसे मैंने आपको समझाया, वो भी सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कॉफी और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉफी और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो इंडिया में से मतलब कॉफी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दोनों ही बहुत जा रहे हैं। देखो इंडिया के लिए ना एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है। वो ट्रिकी सिचुएशन क्या है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होता है, क्रूड ऑयल महंगा होता है, इंडिया परेशान हो या खुश हो, हमारे लिए दोनों सिचुएशन होती हैं। परेशानी ये होती है कि क्रूड ऑयल कच्चा तेल महंगा हो रहा है, तो हमारे इंडिया के अंदर जितना भी आपके कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं, जितना भी तेल आपके कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं, जैसे आप और मैं बाय कर रहे हैं, हम सबको ये चीज महंगी मिलती है, कंज्यूमर्स के लिए तेल महंगा हो जाता है। पर दूसरी साइड पे देखो, कच्चा तेल जो होता है वो अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है ना। आप तो अपनी गाड़ी में कच्चा तेल थोड़ी डलवाते हो। एक कच्चे तेल से टोटल 24 प्रोडक्ट्स बनते हैं अलग अलग, जिसमें से एक प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर है, वैसलीन। वैसलीन भी आपके कच्चे तेल से निकलता है, ठीक है, वो एक वन ऑफ द रिमाइंडर होता है, वैसलीन भी उसी से बनती है। तो वैसे ही पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ भी निकलता है। तो अगर कच्चा तेल महंगा होगा, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए ये चीज महंगी होगी। पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज, तेल की जो रिफाइनरीज हैं, वो भी इंडिया के अंदर है। तो होता क्या है, ये जो आपके पारादीप, मुंबई, सूरत, ऐसी जो बहुत जगहें हैं, यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगी हुई हैं। यहाँ पे क्या है, ये सारा कच्चा तेल आता है, हम इस कच्चे तेल को अलग अलग सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारे 24 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को सारी दुनिया में हम बेचते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स भी फिर महंगे बिकते हैं, तो हम यहाँ पे इस साइड पे हम प्रॉफिट में रहते हैं। हमारी जितनी पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो प्रॉफिट में रहती हैं। तो हमारे लिए दोनों चीजें हैं, कंज्यूमर्स को नुकसान और पेट्रोलियम इंडस्ट्री को फायदा। तो हमें इसी कारण जब आपकी गवर्नमेंट के आगे सिचुएशन आती है ना, कि सरकार, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के आगे भी ये सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि अब पेट्रोल के प्राइसेस कम करवाने के लिए लॉबी करें या ना करें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो अगर कम हुए तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का नुकसान है, ठीक है, अगर वो बढ़े रहे तो आप जिनके लिए वोट मांग रहे हो उनसे वोट कैसे मांगोगे। तो दोनों चीजों का एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट? नेक्स्ट है सेकंड करंट अफेयर, रेयर डिजीजेस बारे, रेयर डिजीज बारे। ये रेयर डिजीज क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखो, ऐसी कोई भी डिजीज जो बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ, स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है, स्मॉल, ठीक है, इन ऐसी डिजीजेस को या तो रेयर डिजीज कहते हैं या ऑर्फन डिजीज भी कहते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि देखो, जो तो बीमारी मास में फैलती है, मतलब बहुत सारे लोगों को जो बीमारी होती है, आपके फार्मास्यूटिकल ऐसी बीमारियों के लिए मेडिसिन बनाने में भी इंटरेस्टेड होंगे, और अगर वो ऐसी बीमारियों के लिए मेडिसिन बनाते हैं तो आपका इलाज एक तो सस्ता हो जाएगा, दूसरा इलाज कॉमन होगा, तुम कहीं से भी करवा सकते हो। ये जो रेयर डिजीजेस होती है या ऑर्फन डिजीजेस होते हैं, देखो ये होता है 1 in 10,000 या 1 in 1000 को भी इफेक्ट करती हो, 1000 लोगों में से सिर्फ एक बंदे को इफेक्ट कर रही है। ऐसी बीमारी के लिए कोई भी ना फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च करना चाहती है, ना हॉस्पिटल अपना टाइम लगाना चाहता है। तो अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हमेशा ही रहते हैं कि वो ट्रीटमेंट अपनी कैसे करवाएं। और अगर ट्रीटमेंट कहीं अवेलेबल भी होगा थोड़ा बहुत, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उनके लिए ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, तो अपने आप ही वो खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसी कारण सरकार से ना बहुत सालों से डिमांड की जा रही थी कि आपके रेयर डिजीजेस जिन्हें हैं या ऑर्फन डिजीजेस जिन्हें हैं, इनके लिए भी कोई पॉलिसी क्रिएट की जाए ताकि इन्हें भी हेल्प की जा सके अगर कभी भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है। तो उसी के चलते हुए 2020 लास्ट ईयर आपकी नेशनल रेयर डिजीजेस पॉलिसी 2021 बनाई गई है,
और ये इस साल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी इस साल के लिए। इसका यही काम है, एक तो इंडिया के अंदर खुद रिसर्च करवाना, इसके एम्स यही है कि रेयर डिसीजेस के ऊपर रिसर्च करवाना और मेडिसिन की लोकल प्रोडक्शन बनवाना, फिर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को हमेशा लो रखने की कोशिश करना, और स्क्रीन और टेस्ट करना रेयर डिजीजेस को अर्ली स्टेज में। देखो होता क्या है ये, और रेयर डिजीजेस की एक और प्रॉब्लम है, ये ना ज्यादातर बच्चों को इफेक्ट करती है, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम अभी कमजोर होते हैं। एडल्ट होते होते कई बार ये बीमारियां सेटल डाउन हो जाती हैं, पर मतलब ऐसा नहीं कि एडल्ट्स को नहीं होती, पर बच्चों को ये बीमारियां हमेशा ज्यादा इफेक्ट करती हैं। इस कारण, और उनके पास फाइनेंशियल, बच्चों के पास कहाँ फाइनेंसेस है, तो अपने आप ही ये सारा का सारा रिस्ट्रेन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो सरकार के ऊपर यही प्रेशर है किस तरीके से। तो सरकार ने क्या किया है कि रेयर डिजीजेस के 3 ग्रुप बना दिए। ग्रुप 1 वो है जिन्हें डिसऑर्डर एमिनेबल है, यानी कि 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करवाई और ये लोग ठीक हो जाएंगे। ग्रुप 2 वो लोग हैं जिनकी लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट शायद चाहिए हो, पर वो ठीक रहेंगे। तीसरे हैं ग्रुप 3 के लोग जिनकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल तो है, पर कॉस्ट और लाइफ लॉन्ग थेरेपीज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आपका जो कैंसर भी है ना, कैंसर की एक बहुत बड़ी ये भी इश्यू है कि लेट्स सपोज किसी ने कैंसर का इलाज करवा लिया, पर ऐसा नहीं होता कि उसके बाद भी थेरेपीज खत्म हो जाती हैं। थेरेपीज तब भी कुछ कुछ टाइम बाद करवानी पड़ती हैं दोबारा से, ताकि कैंसर वापस ना आ जाए। तो ये थेरेपीज वैसे, अगर रेयर डिजीज कोई ऐसी हुई जो बार बार आने के जिसके चांसेस हैं, थेरेपी बार बार करवानी पड़ेगी। तो ऐसी बीमारियां और उनकी साथ जुड़ी हुई जो हाई कॉस्ट है, उसे भी सरकार देखना चाहती है। तो इसलिए सारे पेशेंट्स को ये 3 कैटेगरीज में बांटती है सरकार। उसके बाद जो ग्रुप ए वाले लोग हैं, उन्हें 20 लाख तक की हेल्प दी जाएगी राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंडर। ठीक है, तो उन्हें 20 लाख तक की है। बाकी 2 के लिए अभी हमने कोई स्कीम नहीं बनाई, सिर्फ जो एक बारी इलाज करवा सकते हैं सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है। और ये फिर इसी की आगे समझाया। दूसरा, हमने ऑल्टरनेटिव फंडिंग बाकी सबके लिए सोची है कि जो आपकी क्राउड फंडिंग ट्रीटमेंट्स है ना, उस रास्ते जाए, वॉलंटरी क्राउड फंडिंग। देखो ये क्राउड फंडिंग क्या होती है, आपकी ना बहुत सारी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मिलाप हो गया, ऐसे ना कुछ वेबसाइट्स हैं। ये क्या करती हैं, लेट्स सपोज किसी भी पर्सन को कोई भी बीमारी, कोई आम बीमारी भी हो सकती है, लेट्स सपोज HIV है, उस पर्सन के पास पैसे नहीं है, उस पर्सन के पास इलाज करवाने को कोई रिसोर्सेज नहीं है, वो क्या कर सकता है, मिलाप से कांटेक्ट करके, या ऐसी और भी वेबसाइट्स हैं, उनसे कांटेक्ट करके वो क्या कर सकता है कि प्लीज मेरी ट्रीटमेंट का टोटल इतना खर्चा है, अगर आप अरेंज करवा सको। वो क्या करते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हैं। और अगर कोई भी, लेट्स सपोज मुझे चैरिटी करनी थी और मुझे लगता है कि हाँ मैं इसकी मदद कर देता हूँ, मेरे पास लेट्स सपोज 1000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैं वहां जाके 1000 रुपये डोनेट कर दूंगा। ऐसे कुछ 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जितनी, लेट्स सपोज उसकी पूरी ट्रीटमेंट के लिए लाख रुपए चाहिए था, लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन से पैसा जनरेट हो गया, वो बंदा अपनी खुद की करवा पाएगा ट्रीटमेंट। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को क्राउड फंडिंग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया। तो गवर्नमेंट ये इनकरेज करना चाहती है कि इस रास्ते से, पर ये कोई ज्यादा वायबल रास्ता नहीं होता ऑब्वियसली, अगर लोग ना पैसे दे। सरकार की फंडिंग तो पता ही है ना कि सरकार दे देगी, यहां अगर उस पर्सन की लेट्स सपोज पोस्ट वायरल ना हुई या कुछ भी, वो तो वैसे का वैसे ही रह गया। ठीक है, इसके अलावा सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाना चाहती है। ऐसे कुछ टर्शरी हेल्थ फैसिलिटीज, देखो टर्शरी हेल्थ फैसिलिटीज क्या होती हैं, हमारा पूरा हेल्थ सेक्टर तुम 3 हिस्सों में बांट सकते हो। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ये होते हैं जो विलेज लेवल पे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज होती हैं और पट्टी पुट्टी करवाना हो, बस ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सिर्फ इतना को काम कर पाते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर, ये आपके छोटे मोटे शहरों, टाउन्स के अंदर जो छोटे शहर हैं, वहां पे जो बने हुए हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पे आप छोटी मोटी ट्रीटमेंट्स करवा सकते हो, पर कोई स्पेशलिटी का काम नहीं होगा। फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो बन जाते हैं, या जो आपके बड़े शहर हैं,
वहां पे आपने देखा होगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। ये जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं इन्हें ही टर्शरी हेल्थ केयर कहते हैं। यहां पे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बीमारियों का इलाज करवा सकते हो और आराम से वो सारा का सारा इलाज वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इस तरीके। कोई भी डाउट? तो ये चीज, तो इसके लिए 5 करोड़ की सपोर्ट भी, मतलब ऐसे सेंटर्स को बनाने के लिए टर्शरी लेवल पे सरकार 5 करोड़ की सपोर्ट भी दे रही है ताकि ऐसे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, अपग्रेडेशन सब कुछ मिले। वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट है जो भी ऐसे बनाना चाहे। ठीक है, क्लियर है? तो बाकी कंसर्न्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या क्या कंसर्न है, वही जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस मैंने आपको ओवर ब्रॉड व्यू एक दे दिया। थर्ड है डिजिटल मैपिंग ऑफ विलेजेस। देखो इंडिया की जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है ना, ये एक बहुत ही जरूरी मिशन कंडक्ट कर रही है पंचायती राज मिनिस्ट्री के साथ मिलके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री क्या हेल्प कर रही है, हमने सारे इंडिया में ड्रोन्स के थ्रू सारे गांव की जितनी एग्रीकल्चर जमीनें हैं उनकी ना जियोस्पेशियल इमेजेस ले रहे हैं। जियोस्पेशियल का मतलब होता है कि ऊपर से या तो तुम सैटेलाइट से इमेजेस ले लेते हो या तुम ड्रोन उड़ाओगे तो नीचे फोटोज आती रहेंगी। ड्रोन से क्या फायदा रहता है, हम सैटेलाइट क्यों नहीं यूज कर लेते? सैटेलाइट तो हर जगह ज्यादा बल्कि वायबल है। सैटेलाइट की उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी जो एक ड्रोन के साथ आएगी, क्योंकि ड्रोन ज्यादा पास में उड़ सकता है। तो हम ड्रोन्स उड़ा रहे हैं सारे इंडिया में और जगह को मैप करते जा रहे हैं। इसके साथ क्या होगा, हम एक पूरे इंडिया का मैप क्रिएट कर पाएंगे, डिजिटल मैप। इसका बेनिफिट होगा आपके अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जैसे कि आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया। जैसे जमीनों की जो रजिस्ट्री है, हर जमीन को तुम मार्क कर सकते हो कि ये जमीन इसके नाम पे है, ये जमीन इसके नाम पे है, तो एक डिजिटल रिकॉर्ड एग्जिस्ट करने लग जाएगा। अभी क्या है, डिजिटाइजेशन हो रही है अभी भी आपके प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स की, पर वो डिजिटाइजेशन कैसे है कि जो हमारे पेपर हैं हम उन्हें कंप्यूटर में चढ़ा रहे हैं, पर तैयार तो कागज ही किए है ना, मैनुअली तैयार है। एक बारी ऊपर ज्योग्राफी की एक्चुअल इमेज आ जाएगी और उसके मुताबिक हम मैप्स बना पाएंगे, वो ज्यादा बेटर इमेजिंग होगी। तो एक तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी आसान हो जाएगी, आपको अपनी प्रॉपर्टी भी कहीं पे बेचनी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी को हमेशा डिजिटल टैग कर पाओगे। तो इसलिए इंडिया के अंदर ये सारे के सारे डिजिटल मैप तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें हमने अपने इंडिया के 6 लाख विलेजेस और पैन इंडिया 3D मैप तक तैयार करने की कोशिश है 100 सिटीज। 3D मैप जैसे आप देखते होते हो गूगल में, कई जो फॉरेन सिटीज हैं उनकी स्ट्रीट व्यू भी दिख जाता है कि तुम नीचे तक जूम करोगे तो उनके शहरों की बिल्डिंग की हाइट्स आने लग जाती हैं, वो सब कुछ। तो ये ड्रोन जब उड़ेंगे तो ये डेप्थ मेजर कर पाएंगे, तो अपने आप ये ऐसी इमेजेस भी बना पाएंगे कि आपकी 3D इमेजिंग हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके चाहे डिजिटल हो और वो वैसा दिखने लग जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे के सारे स्वामित्व, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, स्वामित्व पोर्टल के ऊपर ये सब कुछ आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, स्वामित्व पोर्टल के ऊपर ये सब कुछ अवेलेबल होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा है, क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। और ये स्वामित्व पोर्टल जैसे मैंने आपको बताया, लैंड एरिया, ये सब कुछ, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ यहाँ पे लिख सब दिया है, और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करना था वो कर दिया। क्लियर है? कोई भी डाउट? तो ये थे आपके आज के